नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। देहरादून ओएनजीसी चौक पर हुए सड़क हादसे का सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी मॉनिटरिंग कमेटी ने संज्ञान लेते हुए शासन से कुछ सवाल किए हैं। कमेटी ने शासन से इस पर जवाब मांगा है। रोड सेफ्टी मॉनिटरिंग कमेटी ने शासन से पूछा है कि आखिर हादसे के बाद शासन के स्तर से क्या कदम उठाए गए, इस हादसे के पीछे क्या वजह रही और ऐसे तमाम बिंदुओं पर कमेटी ने शासन से रिपोर्ट मांगी है। शासन ने परिवहन विभाग को बिंदुवार रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। घटना के पीछे के कारणों की पड़ताल के साथ साथ सुझाव को भी रिपोर्ट में शामिल किया जा रहा है ताकि शहर में ऐसे हादसों से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर तक रिपोर्ट भेजनी है। उधर घटना की जांच हरियाणा का जेपी इंस्टीट्यूट भी कर रहा है। वो बेहद वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रिपोर्ट तैयार करने का काम कर रहे हैं। विशेषज्ञ रिपोर्ट के सामने आने के बाद घटना के जो कारण है उनका पता लगाया जा सकेगा। गत बुधवार की टीम यहां पर मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहन की जांच भी लगातार जारी है। दिल्ली रूट पर बस सेवा प्रभावित होने के बाद फिलहाल उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी तक भी उत्तराखंड के जो रोडवेज है उसकी बसें नहीं चल पाएंगी। 2 दिन पहले मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने परिवहन विभाग की एक बैठक बुलाई, जिसमें कि विशेषकर वीकेंड पर दिल्ली मार्ग पर बसों के फेरे बढ़ाने और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी तक बस संचालन पर यूपी से बात करने के निर्देश जारी किए गए। परिवहन निगम ने अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश रोडवेज के अफसरों से बातचीत की। उन्होंने अपनी BS4 बसों को कौशाम्बी तक ले जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन यूपी के अफसरों ने जगह देने से इनकार कर दी है। उत्तराखंड रोडवेज की जो दिल्ली मार्ग पर रोजाना 504 बसें संचालित होती थी, लेकिन दिल्ली में कोर्ट का आदेश लागू होने के बाद रोडवेज की BS4 बसों की एंट्री बंद हो चुकी है। परिवहन निगम किसी तरीके की आधी बसों के साथ दिल्ली मार्ग पर संचालन कर रहा है, जिस कारण यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उपभोक्ता और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य की रायपुर स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के राशन डीलरों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के संबंध में विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राशन डीलरों को कोविड काल के दौरान का लाभांश और भाड़ा अभी तक नहीं मिल पाने के संबंध में उन्होंने अवगत कराया। साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि विभाग के सतत प्रयास से राशन डीलरों को 21 महीने का भाड़ा और लाभांश प्राप्त हो चुका है, जबकि 7 महीने का बकाया अभी बाकी है, जिसको लेकर विभाग प्रयासरत है और भारत सरकार के खाद्य सचिव से भी लगातार इसको लेकर पत्राचार चल रहा है। देखिए, आज हमारे प्रदेश के जो राशन डीलर हैं, उनकी जो संगठन है, उनके संगठन के पदाधिकारियों के साथ में उनके प्रदेश अध्यक्ष और संबंधित जिले के पदाधिकारी सभी जो 13 जनपदों से आए थे, आज उनके साथ में मिलते हुए उनकी जो समस्याएं थी उन पे वार्ता की गई है और उन समस्याओं में उनके कुछ व्यवहारिक चीजें थी जिनको कि वाकई जिन पे विचार किया जाना भी और समाधान किया जाना भी नितांत आवश्यक था। तो आज उन सबको आमंत्रित किया हुआ था, जिसमें उन लोगों का एक विषय था कि हमारे को विगत जो कोविड पीरियड का जो हमारा भुगतान है वो आज तक उनको लाभांश हो या भाड़ा हो वो प्राप्त नहीं हो पाया है, जिसमें उन्होंने यह भी स्वीकार करा कि विभाग के सतत प्रयास से जो है लगभग 21 माह का जो है वो उन्हें राशन लाभांश और भाड़ा प्राप्त हो चुका है। शेष 7 माह का जो है और उनको भुगतान होना है, जिसको लेकर विभाग प्रयासरत है और जो लगभग 42 करोड़ की धनराशि के साथ में है। भारत सरकार से लगातार जो है पत्राचार भी हो रहा है। भारत सरकार के खाद्य सेक्रेटरी को बताया भी जा रहा है और उनकी ओर से आश्वासन है कि वे जल्द इस भुगतान को भी वो देने का कार्य करेंगे। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों में भी जो हमारा ये वीट बेस्ड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के तहत जो गेहूं और चावल जा रहा है उसके भी लाभांश और भाड़े के भुगतान के संदर्भ में विषय निकल कर आया था, जिसको लेकर दोनों विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि संबंधित डीपीओज और संबंधित डीएसओ जनपदों के उनके वर्चुअली मीटिंग लेते हुए आखिरकार कहाँ और किस प्रकार की दिक्कत है
तो उसका समाधान निकाल लिया जाए, ये विभाग को निर्देशित, दोनों विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। राशन डीलरों की एक और विषय था कि यदि हम जब ऑनलाइन राशन वितरण कर रहे हैं और हमारे कार्ड यदि 100 कार्ड है और हम 100 लोगों को राशन वितरित कर चुके हैं, तो हमारे ऊपर कंपलसरी दुकान खोले जाने का जो है वो दबाव ना बनाया जाए, ये उनकी ओर से एक इच्छा और अपेक्षा थी। तो जिस पर हमने उनको ये जरूर कहा है कि चूंकि यदि वो 100% राशन का भुगतान कर चुके हैं हमारे लाभार्थियों को, तो निश्चित रूप से हमारे संबंधित विभाग के अधिकारी, चाहे वो डीएसओ हो, पूर्ति निरीक्षक हो, छापामारी का जब कार्य करते हैं या दुकान खोले जाने के लिए दबाव बनाते हैं, तो अनावश्यक दबाव ना बनाए, ये एक इंस्ट्रक्शन विभाग की ओर से चला जाएगा, लेकिन इसी शर्त के साथ में कि उन्होंने सारा राशन जो है वो 100% वितरित कर दिया हो, तो दबाव। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गैरसैन्य के मुद्दे पर दोनों दल एक साथ होकर यहां के लोगों को ठगने और राजनीतिक षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कभी भी गैरसैन्य में सत्र बुलाई जाती है तो आनन फानन में दोनों दलों के विधायक आपस में सलाह मशवरा कर लेते हैं और सदन में शोर शराबा करने लगते हैं, जिससे कि सदन को 3 या 4 दिन के अंदर स्थगित कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पहले वो गैरसैन्य पटवारी क्षेत्र होता था, जिसमें कि 1997 में मेरे द्वारा गैरसैन्य को तहसील बनाया गया। उसके बाद से आज तक वहां पर कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया। राजनीतिक पार्टियां गैरसैन्य को लेकर सिर्फ चोंचलेबाजी कर रही हैं और राज्य में सभी जो लोग हैं वो ज्यादा पलायन भी उसी क्षेत्र से हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब मैं विधायक था और विजय बहुगुना उस समय चीफ मिनिस्टर, इस समय से मैं कहता आ रहा हूं कि गैरसैन्य के साथ धोखा किया जा रहा है। एक चीज मैं विधायक रहा हूं, विजय बहुगुणा चीफ मिनिस्टर थे, मैंने वही कहा धोखा कर रहे हैं गैरसैन्य के साथ। कोई बात कहे कि साहब नहीं गैरसैन्य राहत देने वाले, धोखा कर रहे हैं। मैंने देखा है, मैं खुद मंत्री था, विधायक था, वहां क्या होता था कि जैसे 3 दिन के लिए सत्र बुलाया जाता है, आनन फानन में दोनों दल, सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी, क्या करता है आनन फानन में विधायक लोग आपस में जो है सलाह मशवरा करते हैं, शोर शराबा करते हैं और 3 दिन के अंदर, आज मुझे बता दो, जब से वहां विधानसभा शुरू हुई है गैरसैन्य में, 3 या 4 दिन से ज्यादा वहां सत्र चलता ही नहीं है। क्यों बेवकूफ बना रहे हो भाई, ये सारे उत्तराखंड को बेवकूफ बना रहे हो कि गैरसैन्य राजधानी बनेगी। मैंने पहले भी कहा वो पटवारी क्षेत्र होता था, 97 में तहसील मैंने बनाई थी गैरसैन्य। उसके बाद आज तक गैरसैन्य में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए ये जो राजनीतिक स्टैंड के लिए राजनीतिक चोचलेबाजी आप कर रहे हो कि साहब हम गैरसैन्य के लिए बड़ी हिमायती, गैरसैन्य के कहीं कोई हिमायती नहीं है। सबसे ज्यादा पलायन, ये दुर्भाग्य उत्तराखंड का कि सबसे ज्यादा पलायन राज्य बनने के बाद हुआ है। इतना पलायन 70-75 सालों में नहीं हुआ उत्तराखंड का, जितना राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में पलायन हुआ है। तो आप गैरसैन्य को लोगों को धोखा दे रहे हो। वहां जाकर ये, अब मैं सोचता हूं लोग इन चोचलेबाजी। केदारनाथ उपचुनाव में पार्टी का धुआंधार प्रचार कर वापस लौटे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड कांग्रेस एससी विभाग के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने मीडिया से वार्ता में कहा कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत भारी मतों से विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त है। यहाँ पर प्रदेश भर में बेरोजगार और महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है। बेरोजगारी और महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और बढ़ती महंगाई के कारण लोगों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। कांग्रेस नेता इंद्रपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से बेहद परेशान है और इसके तानाशाही शासन से मुक्ति चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की महान जनता बदलाव चाहती है और आने वाला समय कांग्रेस का है। वहाँ वापसी कर रही है, कांग्रेस वहाँ से जीत रही है। जो केदारनाथ में जिस तरीके से सरकार ने वहाँ के रोजी रोटी पर जो डाका डाला है, कई लोग वहाँ परेशान हैं और जिस तरह से उनकी रोजी रोटी बनती थी, दुकान के खोखे बनते थे और कहीं भी घोड़े खच्चर वहाँ चलते थे और कई वहाँ की रोजी रोटी जो उनकी चलती थी, उन रोजी रोटी पर सरकार ने बिल्कुल ठप करा। इसलिए सरकार के विरुद्ध
वहाँ के जनता ने वोट किया है और हमारी कांग्रेस जो है। अन्नकूट के पावन पर्व पर गंगोत्री धाम के गंगा पुरोहितों ने विधि विधान से शीतकाल के लिए 2 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए हैं। इसके बाद मां गंगा की डोली मुखबा गांव में विराजमान हो चुकी है, जहां पर मां गंगा की डोली शीतकाल के लिए मुखी मठ में विराजमान हो गई है। गंगोत्री मंदिर समिति अध्यक्ष धर्मानंद सेमवाल ने कहा है कि जो श्रद्धालु शीतकाल में मां गंगा के दर्शन करना चाहते हैं वो मुखवा गांव आकर मां गंगा के दर्शन करते हैं। हर वर्ष मां गंगा के दर्शन के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु मुखवा आकर मां गंगा के दर्शन करते हैं। जय मां गंगे। अन्नकूट के पावन पर्व पर पुण्य सलीला मां भगवती गंगे के सीजनली दर्शन 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। आज मां भगवती गंगा की उत्सव डोली देवगंगा में दिया नामक भगवती स्थान पर निवास करेगी, जिस स्थान का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। तत्पश्चात भैया दूज को पुण्य सलीला मां भगवती गंगे की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास मुखी मठ में प्रस्थान करेगी एवं प्रवेश करेगी। तत्पश्चात सभी देशवासियों से निवेदन कि आप 6 महीने पुण्य सलीला मां भगवती के दर्शन मुख्य मठ मुखवा में अवश्य करें और इसका लाभ अर्जित करें। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत आसन कन्वर्जन रिजर्व की अति संवेदनशीलता को देखते हुए 14 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर किसी भी प्रकार की खनन क्रियाओं तथा स्टोन क्रशर, खनन पट्टे और स्क्रीनिंग प्लांट के संचालन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए थे। लेकिन खनन माफिया उन आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और अधिकारियों द्वारा जो है कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही। अधिकारी जो है वो मूक दर्शक बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का इस कदर अनादर देश के इतिहास में शायद पहला मामला होगा। उक्त आदेशों के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव के मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल और डीएफओ चक्राता को दिनांक 22 जून 2024 के द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन आदेशों का आज तक कोई पालन नहीं हुआ है। नेगी ने तंज कसते हुए कहा कि शायद सरकार और उसके अधिकारियों को इंटरनेशनल कोर्ट के आदेशों का इंतजार है। मोर्चा शीघ्र ही अधिकारियों की मनमानी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के मामले में जो कंटेप्ट है वो अवमाननीय दाखिल करेंगे। कंजर्वेशन रिजर्व में किसी भी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटीज को बंद करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 14 फरवरी 2000 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2024 को आदेश दिए थे कि किसी भी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी और वो भी 10 किलोमीटर के रेडियस में। लेकिन बावजूद उसके जिस तरह से खनन पट्टे बांटे जा रहे, स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ एक तरह से पूरा का पूरा, चाहे वन पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की बात करें, चाहे नेशनल वाइल्ड लाइफ की बात करें, उनकी ध्वजा उड़ाने का काम किया जा रहा है। इससे पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2015 में भी स्पष्ट आदेश सरकार को दिए थे कि किसी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी। उसके खिलाफ सरकार फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी हुई। एसएलपी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एंटरटेन करने से मना कर दिया। फिर हाई कोर्ट में दोबारा आकर के रिव्यू में गई और रिव्यू भी इनकी खारिज होगी। लेकिन बावजूद उसके आज कोई भी अधिकारी चाहे सरकार हो बिल्कुल भी इस पर रोक लगाने में नाकाम हो चुकी है। चाहे हम चीफ सेक्रेटरी साहब की बात करें, प्रमुख सचिव वन है उनकी भी बात करें, सबके आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ था 14 फरवरी को, उसमें मात्र जो पीसीसीएफ है, जो उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक है, उन्होंने गढ़वाल चीफ को भी निर्देश दिए थे, डीएफओ चक्राता को भी दिए थे निर्देश कि आप इसको बंद कीजिए, इसका जो अनुपालन है कराइए। लेकिन आज तक कोई चीज का अनुपालन करना तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं हो रहा धरातल पे। और ज्यादा माइनिंग एक्टिविटीज हो रही है, दिन दहाड़े हो रही है, नदियों को चीरा जा रहा, जेसीबी पोकलेन लगी हुई है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम। विकासनगर क्षेत्र के हरबटपुर लेमन हॉस्पिटल पुल के पास एक खनन से भरे डंपर ने एक बाइक सवार को कुचल दिया। घायल बाइक सवार युवक की अस्पताल ले जाते वक्त मृत्यु हो गई। मृतक फतेहपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है। मृतक की उम्र लगभग 45 वर्ष के करीब बताई जा रही है। वहीं पर डंपर चालक डंपर को छोड़कर मौके से फरार हो गया और सारी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुकी है। वहीं पुलिस के द्वारा हादसे की जांच भी की जा रही है।
जहां डोईवाला में शुगर मिल कंपनी लिमिटेड का पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया, वहीं दूसरी ओर किसानों में गन्ने के रेट को लेकर विरोध जताया गया। गन्ने के दाम ढाने को परवादून जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा है कि पेराई सत्र का शुभारंभ तो हो गया है, लेकिन अभी तक गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया गया। किसानों की मांग है कि गन्ना मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाए। टाउनशिप के आंदोलन में किसानों पर किए गए मुकदमे वापस लिए जाएं। वहीं पर आगामी सत्र में गन्ना भुगतान समय पर किया जाए। इस मांग को लेकर किसानों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गेट पर धरना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता वित्त मंत्री और क्षेत्रीय विधायक को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, मगर कोई प्रतिनिधि ज्ञापन लेने नहीं आया, तो कार्यकर्ताओं और किसानों ने आक्रोशित होकर मिल गेट पर ज्ञापन को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। अपना हक मांगने के लिए किसान यहाँ आया है। विरोध करते तो यहाँ हम पुतला दहन करते, विरोध करते तो सिर पे काली पट्टी बांधते, विरोध करते तो शुगर फैक्ट्री के गेट पे तालाबंदी करते। हम विरोध नहीं, 12 महीने अपना रात और दिन एक करके किसान ने जिस गन्ने को तैयार किया है, शर्म आनी चाहिए सरकारों को। आज उसके रेट की घोषणा किए बिना ये आज उद्घाटन करने आ गए हैं और जाकर के वहाँ चाय रसगुल्लों पे टूट पड़े हैं और बाहर किसान खड़ा है जो गन्ना पैदा करके लाया है, उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने कल से घोषणा कर रखी थी, या तो गेट पे हमारा ज्ञापन ले ले, अन्यथा किसान अपने ज्ञापन में गेट पे ही आग लगाएगा। और जो पिछले दिनों अपने क्षेत्र को बचाने के लिए किसानों ने शांति में एक संघर्ष किया, एक धरना दिया, उस पर फर्जी मुकदमे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कराए गए। उन मुकदमे डोईवाला शुगर मिल पेराई सत्र का उद्घाटन था। हर साल की तरह आज सभी किसान वहाँ पहुँचे और हमने अपनी मांग रखी। हमारी मांग थी कि जो गन्ना मूल्य है उसको घोषित किया जाना चाहिए। गन्ना मूल्य 500 रुपये घोषित किया जाए और जो टाउनशिप के समय पर जो किसानों पर आंदोलित किसानों पर जो केस दर्ज किए गए थे, फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए थे, उन मुकदमों को वापस लिया जाए और आगामी सत्र में जो गन्ना मूल्य है, जो पेमेंट है, समय पर दिया जाए। इन मांगों को लेकर हम वहाँ पहुँचे थे और देखिए लोकतंत्र है, इसमें सबको अपनी आवाज़ उठाने का, अपनी मांग रखने का अधिकार है। सभी कांग्रेस के साथी और दूसरे किसान संगठन सभी हम शुगर फैक्ट्री गेट पर मौजूद थे। हमारी मांग थी कि या तो वित्त मंत्री वहाँ मौजूद थे, वो हमारा ज्ञापन लेते, या हम विधायक जी को अपना ज्ञापन सौंपते। मगर इस लोकतंत्र में आज विपक्ष वहाँ धरना दे रहा है, हमें अधिकार है धरना देने का, मगर कोई जनप्रतिनिधि हमारे से ज्ञापन लेने तक नहीं आया। तो आक्रोशित किसानों ने और कांग्रेस संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने जो ज्ञापन है वो मिल गेट में ही आग के हवाले किया। सब में आक्रोश था कि डोईवाला जो क्षेत्र है, यहाँ जो चीनी मिल है, यहाँ की लाइफलाइन है। पूरा डोईवाला क्षेत्र के चाहे किसान हैं, यहाँ की जो दुकानदारी है, जो बिजनेस है, वो भी इसी शुगर फैक्ट्री से चलता है। मगर हम सब जानते हैं जो टाउनशिप के समय पर जो आंदोलन हुआ, हम सब जानते हैं किस तरीके से इस मिल को बेचने की। जोशीमठ नगर क्षेत्र में भालुओं के घुसने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला जोशीमठ के गढ़वाल स्काउट के सामने से आया है, जहां पर एक भालू जंगल से आ गया और कुछ खाने के चक्कर में उसका मुंह कनस्तर के अंदर घुस गया। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर कनस्तर को काटकर भालू को आजाद किया गया। कुछ दिन पहले भी एक भालू का मुंह कनस्तर में फंस गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूलों में किए जा रहे नवाचारी प्रयासों और सफलता की कहानियों को अन्य स्कूलों के साथ साझा कर प्रेरणा देने के लिए राजधानी देहरादून के शिक्षा विभाग परिसर में विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया, जो कि 22 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। यानी आज इसकी समाप्ति जो है वो हो चुकी है। इस बात पर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा है कि विद्यालयों के नेतृत्व में नवाचार और प्रभारी विद्यालयों के संदर्भ में इस सेमिनार का आयोजन किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों के स्कूलों ने भी इस सेमिनार में प्रतिभाग किया था और विभिन्न राज्यों के स्कूलों के टीचर और प्रधानाचार्य के साथ उत्तराखंड के छात्र और टीचर भी यहां पर पहुंचे थे, जो कि अपने किए गए इनोवेशंस पर चर्चा कर रहे थे। ये नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप और नेपा के संयुक्त तत्वाधान में 20 से 22 नवंबर तक हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है विद्यालय नेतृत्व में नवाचार प्रभावी विद्यालय प्रबंधन के संदर्भ में।
तो कल इसका उद्घाटन जो है हमारे सचिव विद्यालय शिक्षा द्वारा किया गया है और ये 3 दिन तक चलेगी। बेसिकली इसमें जो उत्तर भारत के राज्य हैं उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। विभिन्न राज्यों से स्कूल्स के प्रिंसिपल्स यहाँ पे आए हैं और टीचर्स भी आए हैं और हमारे स्टेट से भी सभी जनपदों के टीचर्स यहाँ पे आए हैं और उनके द्वारा जो इनोवेशंस किए गए हैं जनपद स्टेट्स के द्वारा उस पर चर्चा की जा रही है। तो इसमें विभिन्न सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। और कल हरिद्वार के जिलाधिकारी क्रमेंद्र सिंह ने नारसन विकासखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की उपस्थिति तथा सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ विकासखंड स्तर पर चल रही योजनाओं की डीएम ने विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि अधूरे निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किया जाना चाहिए। विकासखंड के निरीक्षण के बाद मंगलौर नगर पालिका परिषद में जो औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए, अचानक नगर पालिका में डीएम के दौरे के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया, साथ ही दस्तावेजों की भी जांच की। साथ ही जिलाधिकारी क्रमेंद्र सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि कर्मचारी लापरवाही किए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण किया गया है ब्लॉक नारसन का और इसमें हमने ये पाया है कि जो वित्त आयोग की धनराशि को समय से खर्च किया जाना था, वो अभी प्रथम किस्त की धनराशि भी जो है राज्य वित्त आयोग की खर्च नहीं हुई है। यहाँ तक कि उसके टेंडर भी निकले नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैंने इनको निर्देशित किया है कि अतिशीघ्र जो है इसके टेंडर निकाल करके कार्य पूर्ण किए जाएं, क्योंकि इस वर्ष में 8 माह समाप्त हो चुका है, 4 महीने बचे हुए हैं। इसी वित्तीय वर्ष में धनराशि को समाप्त करना है, इसलिए हमने इनको निर्देशित किया है कि इसको समय से समाप्त करें। इसके अलावा इनके कुछ अभिलेख देखे गए थे, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास की जो फाइलें हैं वो देखी हैं, तो उन फाइलों में हालांकि कंप्लीट है, इनके केवल 2 ही आवास बचे हुए हैं और जो पत्रावलियां हैं उसमें भी आवास की फोटो वगैरह लगी हुई है और लाभार्थी की फोटो भी लगी हुई है, तो वो तो कंप्लीट है। इसके अलावा सर्विस बुक भी देखी गई थी, सर्विस बुक कंप्लीट नहीं पाई गई है, छुट्टियां वगैरह नहीं चढ़ाई गई है उसके अंदर, तो वो थोड़ी सी कमियां पाई गई हैं। और बाकी इनको निर्देशित किया गया है कि जो भी नियम है, नियम के अनुसार ही कार्यवाही करें और किसी भी दशा में कोई ऐसे कार्य ना हो जिससे जनता को कोई एडवर्स असर पड़े। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, वो समय से जाकर के गाँव में बैठे, जो रोस्टर बना हुआ रोस्टर के हिसाब से जनता की समस्याओं का समाधान करें। खासतौर से जसपुर उपजिलाधिकारी गौरव चटवाल के निर्देशन में तहसील प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने खेड़ा रोड स्थित एक क्लिनिक पर छापेमारी की, जिसमें कि क्लिनिक अपंजीकृत पाई गई और मौके पर 2 मरीज भी मिले, जिन्हें की जांच के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पर छापेमारी से क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मच गया। उपजिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक क्लिनिक पर अवैध तरीके से गर्भपात करवाया जा रहा है। सूचना मिलने पर तहसीलदार और स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे। अगर बात करें यहाँ पर, तो प्रथम दृश्य कुछ ऐसा लगा कि वहां पर क्लिनिक नहीं है, लेकिन शक होने पर ताले तोड़कर अंदर देखा गया और पाया गया कि कुछ इस तरीके का कृत्य वहां पर हो रहा है, जिसके लिए सीएमएस जसपुर द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी है और आगे की भी जांच जो है वो की जा रही है। आगे की जांच में जो आएगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्लिनिक को यहाँ पर सीज कर दिया गया है। देखिए, वो एक विश्वस्त सूत्रों से कुछ पता चला कि एक जगह पे जो है वो इलीगली जो है वो गर्भपात कराया जा रहा है। तो सूचना मिलने पर हमने जो है अपने तहसीलदार को मौके पे भेजा और सीएमएस साहब को भी और पुलिस को भी सूचित किया और सीएमएस साहब जो हमारे गहलोत जी वो भी मौके पे पहुंचे, पुलिस भी मौके पे पहुंची और वहाँ पे प्रथम दशा लगा नहीं कि वहाँ कुछ इस तरह का क्लिनिक संचालित हो रहा है, किंतु शक होने पर वहाँ के जो ताले थे उनको तोड़ के अंदर घुसा गया और वहाँ पे पाया गया कि वहाँ पे कुछ इस तरह का कृत्य वहाँ पे हो रहा था। तो उसके लिए जो है सीएमएस साहब ने जो अपनी तरफ से जो कार्रवाई है कानूनी वो शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा भी इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया है और आगे भी जो उसमें जो आख्या आएगी उसके आधार पर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करवाई। लक्सर विकासखंड में पहुंची सीडीओ आकांक्षा कांडे ने कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर कड़ी समीक्षा, साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश भी कर्मचारियों को दिए गए। सीडीओ आकांक्षा कांडे ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के ऊपर कड़ी समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि हमारे जितने भी मानक हैं, चाहे वो मनरेगा हो, आवास हो, नालम हो या फिर
यहाँ पर 15 फाइनेंस कमीशन हो, सभी की समीक्षा की जा रही है। सीडीओ ने बताया कि कुछ मानकों में लक्सर विकास खंड पीछे है, जिस पर कड़े निर्देश उनके द्वारा कर्मचारियों को दिए गए हैं। साथ ही सख्त चेतावनी भी दी गई है कि अगर जल्द ही इसमें सुधार नहीं लाया जाता तो इस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी योजनाओं के ऊपर बहुत कड़ी समीक्षा की गई है और सभी जितने मानक हैं, हमारे जितने की पॉइंट इंडिकेटर्स होते हैं, उन सभी पे समीक्षा की गई है। चाहे नदी का हो, चाहे आवास है, चाहे अनालम है, योजनाएं हैं, 15 फाइनेंस कमीशन है, सभी की समीक्षा की गई है। इसमें कुछ मानकों में जो लक्सर है, कुछ मानकों में पीछे है, उस पर कड़े निर्देश दिए गए हैं और उसमें बताया गया कि किसी भी तरह की लापरवाही जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और चेतावनी दी गई है जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और चेतावनी के बाद भी अगर सुधार नहीं आता है तो ज़रूर सख्त कार्रवाई। कुछ जगह अच्छे भी काम हो रहे हैं, जैसे हमारे अनारल की जो महिलाएं हैं वो जूट का काम बहुत अच्छा कर रही हैं, हल्दी का काम अच्छा कर रही हैं, स्पाइसेस भी बना रही हैं, इवन सिक्की का काम बहुत अच्छा हो रहा है, बेकरी यूनिट खोलने का प्रयास किया जा रहा है, तो अच्छे काम। तो चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।